नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए पानीपत को छोड़कर बाकी सभी जगह नामांकन पूरा हो गया है। नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतरे और अपने अपने उम्मीदवारों का जोश बढ़ाते नजर आए। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने कई जगह शक्ति प्रदर्शन किया। हरियाणा में ट्रिपल इंजन लगने का दम भरा तो कांग्रेस ने व्यवस्थाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। इसी अहम मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव के लिए हरियाणा में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंतिम दिन के नामांकन में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी किया। बीजेपी के दिग्गज नेता उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवारों का जोश बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे और मोर्चा संभाला, तो वहीं कैबिनेट मंत्रियों ने भी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होकर जीत का दावा किया, साथ ही शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन आज तक का इस चुनाव में रहने वाला है। एक भी सीट पर, जैसे दिल्ली में 3 बार से कांग्रेस की सिफर है ना, सिफर, इस बार फरीदाबाद में महापौर समेत कांग्रेस की 0 सीटें होंगी। ये मेरी बात याद रखना। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार फरीदाबाद में बनने जा रही है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में मेयर प्रत्याशी समेत 46 के 46 जितने भी हमारे पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, सभी पर जीत दर्ज होने वाली है और आज तक का ऐतिहासिक रिजल्ट फरीदाबाद के नगर निगम चुनाव में आया। हम विपक्ष तो हरियाणा में है ही नहीं है। 100% बीजेपी का कमल का फूल, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सभी की सभी सीटें जीतेंगे। तो डोंकी के रास्ते जो हमारी योजना पर केंद्र की सरकार भी और हमारी हरियाणा की सरकार भी काम कर रही है और उन लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान उनके परिवारों से मिलकर हम स्वयं करेंगे। बीजेपी नेताओं ने कई जगहों पर शक्ति प्रदर्शन कर हरियाणा में ट्रिपल इंजन लगाने का दावा किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता भी अपने उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हुए। शहर की सरकार बनाने के लिए उम्मीदवारों का जोश बढ़ाते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव में जीती बाजी हारने के बाद अब कांग्रेस नेता शहर की सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए हैं। ये जो आज हरियाणा की क्या परिस्थिति हुई है, सारे शहर जो हैं बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुंचे, ना उनका सीवरेज की सफाई है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तब कोई मतलब हो के लोग परेशान हैं। बहुत भारी जोश है, उत्साह है लोगों में। जो 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी नगर निगम चुनाव करने की, क्योंकि यहाँ की जो हालत जो दयनीय बनी हुई है, सारे नगर निगम एरिया की जो स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज जो है गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और आप देखना 2 मार्च के बाद में कितने लाखों लोगों के राशन कार्ड जो है वो काटने जा रही है सरकार। 32 लाख लोगों के राशन कार्ड काटने जा रही है हरियाणा के अंदर। तो ये अब सब चीज समझ रहे हैं, अगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आई तो गरीब तबाह हो जाएगा। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमारी पूरी तैयारी। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमारी पूरी तैयारी। निकाय चुनाव के लिए नामांकन पूरा होने के साथ ही अब उम्मीदवारों की ओर से प्रचार पर जोर दिया जाएगा। हालांकि अभी पानीपत में नामांकन बाकी है। 21 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पानीपत को छोड़कर बाकी सभी जगह 2 मार्च को वोटिंग होगी। पानीपत में 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 12 मार्च को सभी जगहों के एक साथ नतीजे आएंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शहर की सरकार के लिए जारी इस जंग में कौन बाजी मारता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट आपने देखी। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है पानीपत के अलावा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां दलों की है और जो दावे जीत के किए जा रहे हैं उन तमाम दावों का आखिरकार आधार क्या है। प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गई हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। प्रियदर्शनी जी, कांग्रेस कई मुद्दों को उठा रही है, अव्यवस्था को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है और दावा है कि हम निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले हैं। आप लोग भी ट्रिपल इंजन लगाने का हरियाणा में दावा कर रहे हैं।
आप लोगों का जो दावा है उसका क्या आधार रहेगा, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि मुद्दों की भरमार है, जनता परेशान है, क्या कहेंगे? नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। और हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। ज्योति जी, परेशान जनता नहीं है। आज जनता को ये समझ में आ गया है कि मोदी जी की गारंटी या भारतीय जनता पार्टी की ही गारंटी ही एक्चुअल में सही गारंटी है। ये आपको इसको सबूत दिल्ली के चुनावों में दिख गया, जहां मोदी जी की लहर चली और किस तरीके से सफाया हो गया एक करप्ट सरकार का, जो कि 10 साल 11 साल से दिल्ली में पीड़ित थे। वही चीज होने वाली है यहां पे भी। कांग्रेस अब विधानसभा में तो पूर्ण रूप से खत्म ही है, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। और अब आप देखेंगे कि इस बार हरियाणा में भी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि जनता को जिनको लोकसभा में नहीं पूछा जनता ने, जिनको विधानसभा में नहीं पूछा, तो आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव जो कि एक लोकल चुनाव है, जो कि लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है, जहां पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहां पे कांग्रेस का क्या अस्तित्व होगा? इनके कैंडिडेट्स भी ऐसे कमजोर कैंडिडेट है। मैं लिस्ट भी देख रही थी कि आप ये देखेंगे कि दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, मतलब इन्होंने आउटसोर्स करके कैंडिडेट्स लेके आए हैं, या किसी एमएलए की पूर्व एमएलए की पत्नी है, या किसी मंत्री की पूर्व मंत्री की पत्नी है। मतलब कि इनके पास कोई ऐसा सशक्त कैंडिडेट ही नहीं था, या तो आउटसोर्स करना पड़ रहा था या किसी की पत्नी को लेके आना पड़ रहा था। जहां पे ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, कहां गया इनका महिला सशक्तिकरण? अगर 33% आरक्षण आ जाए तो क्या इनके संगठन में महिलाएं नहीं है काम करने के लिए? इसका मतलब कि इनके पास महिलाएं नहीं है, अभाव है कहीं ना कहीं। और हमारा यहाँ पे आप लिस्ट देखेंगे, चाहे किसी भी जिले का उठा के देख लीजिए, जो भी जमीनी कार्यकर्ता थे उन सारी महिलाओं को टिकट मिला है, और इस बार तवज्जो भी हमने मैक्सिमम महिलाओं को दी है। तो इससे साफ पता लगता है कि किस तरीके से कहां आंधी आने वाली है, रुझान आने वाला है। दूसरी बात कि हम बात करें कि साउथ हरियाणा की खासकर मैं बात करना चाहती हूं, क्योंकि मैं खुद वहां से आती हूं। आज एक लहर है, एक सैलाब है, और ये सैलाब सिर्फ साउथ हरियाणा में नहीं है, पूरे हरियाणा में है। तो यहाँ पे कांग्रेस की तो अपनी खींचातान खत्म नहीं हो रही है। ये कहां से कौन सा इलेक्शन जीतेंगे और कौन सा इनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, कुछ नहीं है। ये ठन भोपाल है ये लोग। कमल हांडा जी, खत्म हो गई है कांग्रेस बीजेपी के मुताबिक, और दिल्ली में जिस तरह का विधानसभा में प्रदर्शन रहा, हरियाणा के निकाय चुनाव में भी उसी तरह का परिणाम रहेगा। ज्योति जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रही हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रही हूँ। दुनिया किसी गुंगे की कहानी नहीं लिखती। गलती का विरोध या गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे समाज हो या राजनीति, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, ना कि कलवे चाटने वालों का। तो बात ऐसी है मैडम कि मैं अभी सुन रही थी कि भाजपा के जो नेता हैं, जिन्होंने सिर्फ झूठ ही झूठ बोलना है, सबसे नजदीक तो जाते नहीं है कोई भी। तो ये तो एक तरीके से धमका रहे हैं जनता को कि भाई आप किसी को भी वोट डालिए, जीतेंगे हम ही। इनको अपने घपले पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है, और ये काम करते भी हैं। ये आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। बाकी मुद्दों पर बात नहीं करते सिवाय कांग्रेस को कोसने के। मुद्दों पर बात कोई आपने सुना है? एक मुद्दा भी बोला हो भाजपा की प्रवक्ता ने या इनके नेता ने? कांग्रेस यहाँ से साफ, वहां से साफ। अरे भाई, जब आपकी मशीनें वो एक कहते हैं ना, लहू से भीगी हुई आसीन जीत गई, चुनाव हार गए, सब मशीन जीत गई। तो मैं ये कुछ बातों में मुद्दे गिनाना चाहूंगी, क्योंकि हम बात करते हैं मुद्दों पर और बात करते हैं सच्चाई को, ना कि झूठा किसी को कोसना, इसको कोस उसको कोस। और एक चीज आप और नोट कीजिएगा होती थी कि इनेलो और भाजपा एक दूसरे को कभी कुछ नहीं कहते। ये कांग्रेस को लपेटे में लेते हैं क्योंकि इनको कांग्रेस भी चुनौती लगती है। तो मैं बात करना चाहती हूँ थोड़े से मुद्दों की कि भ्रष्टाचार चरम पर है। पहले तो ये बात कह दूं कि कितने टाइम हो गया इन्होंने चुनाव ही नहीं कराया। क्यों नहीं करवाया? हिम्मत क्यों नहीं हुई इनकी? कहीं 2 साल हो गए, कहीं 2.5 साल हो गए, कहीं पर आपके हो गए 3.25 साल भी हो गए। कई जगह तो अंबाला में तो 10-11 साल हो गए जहाँ पर निकाय चुनाव नहीं हुआ। कहाँ थे भाई तब? इसका कोई जवाब नहीं देता। दूसरी बात ये कि मैं कैमरा अटैच करने की कोशिश करें। फैजाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर मैडम ठीक है, वहां पर आपका कूड़े का ढेर देख लो, आप हर चीज आप देख लो, आपको कहीं भी कुछ साफ नजर नहीं आएगा।
तो आपके उधर से कैमरा ऑफ हो रहा है, ज्योति जी आप ध्यान कीजिए जरा प्लीज। हम कर रहे हैं प्रयास, आप अपनी बात रखिए कमल जी, अगले उत्तर तक कर लीजिएगा कैमरा ऑन। ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रही थी, रोज लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। रोज 5-6 रेप, 5-6 मर्डर्स होते हैं, रोज आपकी रंगदारी होती है, खुलेआम आपकी गोलियां चलती हैं, रंगदारी की जाती है, फिरौतियां मांगी जाती हैं। हरियाणा में 4 दंगे हो गए जो 1986 से लेकर 2014 में कभी नहीं हुए थे, वो भी भाजपा के टाइम पे 10-11 सालों में इन्होंने करवा दिया। कर्जा आप देख लीजिए प्रदेश में कितना बढ़ गया है। नौकरियों की बात करें तो नौकरियां नहीं है, किसान धरने पर है, उनको लाठियां मारी जाती है, युवाओं को मारी जाती हैं। और अभी देखिए डंकी रूट से हमारे बच्चे जो है, हरियाणा का भी उसको मुद्दा है मैडम, आप ये ना कहिएगा कि मैं अमेरिका चली गई, किस तरीके से वो भेजे गए और कैसे हमने स्वीकार किया, और बजाय उसके मेक्सिको जैसे छोटे कंट्री में अपने प्लेन भेजकर मंगवाए अपने लोगों की, किसी ने इतने गंदे तरीके से नहीं भेजोगे जैसे हिंदुस्तानी को भेजा गया। जैसे हमारे 33 युवा जो पिछली बार जो आई थी खेत 104 लोगों में, उसमें 33 हमारे युवा हरियाणा के भी थे। ठीक है, 500 का काम निगमों में आप चले जाइए, 500 का काम 5000 में होता है। और इनके मैं बता देती हूँ कि एक पंचायत से ऑफिस में क्लर्क के खाते में 1 करोड़ 22 लाख आ जाता है, जिसमें से वो 85 लाख का वो प्लॉट ले लेता है, बाकी उससे भतीजे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सुरेंद्र भटिया जी जिनके वहां पर है, वो भी एक पत्रकार है, वो सिरसा का उन्होंने बताया था कि ब्रह्म कुमारी का जहाँ पर आश्रम है, वहां पर गलियों की, मान लीजिए एक गली आप कह दीजिए कि किसी के नाम से है, दूसरी किसी और नाम से है, या गली नंबर 1 या गली नंबर 2 हम कह देते हैं सिंपल करने के लिए, उसको डबल पेमेंट की हुई है एक गली की। आप देखिए काम, मतलब हाथों में बहुत कुछ है, कूड़े का मैनेजमेंट नहीं है। आप गुजर नदी की तरफ आइए, पंजौर सागर की तरफ आइए, पैसा एलोकेट हुआ है, आवंटन हुआ है 16 करोड़ सड़कों के लिए और 25 करोड़ विधानसभा की विकास के लिए हुआ था जब हमारी सरकार थी, जब हमारे वहां से विधायक प्रदीप चौधरी जी थे। तो हुआ क्या, उसका सारा सब कुछ जो है कागजों में पड़ा हुआ है, बाहर मतलब जिसे कहते हैं कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। और मैं महिलाओं का आप देख लीजिए क्या हाल है, दिन दहाड़े, मतलब आप देख लीजिए क्या हमारी पहलवान बेटियों के साथ हुआ, क्या उनके साथ हुआ। और प्रियदर्शनी जी कह रही है, और जो कि सही भी है, कि महिलाओं को तो प्रतिनिधित्व बीजेपी ने दिया इस बार निकाय चुनाव में, 9 में से 6 मेयर पद के उम्मीदवार, और ये आपके उम्मीदवारों, आप कह रहे मुद्दे बहुत हैं, ठीक है, विपक्ष के नाते, और कुछ इनमें से जेन्युइन भी होंगे, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, अव्यवस्था नहीं होगी, लेकिन आप प्रियदर्शनी ये कह रही है कि आप लोगों के तो उम्मीदवार बहुत कमजोर हैं, आउटसोर्स किए आप लोगों ने, तो अगर परेशानियां हैं भी तो क्या उनको मुद्दा बना पाएंगे आपके उम्मीदवार? देखिए बात ऐसी है, अगर कोई मूर्खतापूर्ण बात करता है सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, तो उसका जवाब मैं यूं देना चाहूंगी कि नारे 400 पार के थे और हरियाणा में 10 में से 6 उधार के थे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इन्होंने शिक्षा की बात कर ली है, स्कूलों में जाइए टीचर नहीं है, 767 गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 1243 बॉयज स्कूल में टॉयलेट नहीं है। और आपको बताना चाहूंगी मैं कि 62 करोड़ शिक्षा पर चर्चा तो प्रधानमंत्री ने कर ली, 62 करोड़ खर्च करके प्रचार प्रसार खूब किया, लेकिन 40 करोड़ की जो छात्रों को मिलती थी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, उसको बंद कर दिया। अभी भी 40,000 स्टूडेंट के इन्होंने जो है वो बस पास रद्द कर दिए हैं। 32 लाख कार्ड हमारे नेताओं ने आपने सुनाई दिया कि ये काटने जा रहे। इन्होंने 2022 जनवरी से लेकर फरवरी 2024 तक इन्होंने 18 लाख से ज्यादा इन्होंने बीपीएल कार्ड वाले जोड़े, अब 32 लाख काटेंगे। उन्हें पता था इन्होंने करना, क्योंकि ये देने की स्थिति में तो है नहीं। जो छीनना जानते हैं ना, जो दूसरे के मुंह का निवाला भी छीन लेते हैं, वो किसी को देने की स्थिति में नहीं होते। देने वाला जो होता है ना, उसके हाथ कुछ और ही होते हैं। इन्होंने छीना ही छीना है जनता के हाथ से। और जिनको वो देना था, स्कूटी कोई नहीं मिली, 2100 रुपये आने से खाते में, वो 500 रुपये का सिलेंडर मिलना था, और लखपति दीदी बनानी थी, ड्रोन दीदी बनानी थी, कुछ काम शुरू हुआ क्या? और ये ना कहे कोई ना कि भाई हाँ जी इनका हनीमून पीरियड था, 10-11 साल से हनीमून चल रहा है, लेकिन रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला, विकास तो निकला नहीं, वो तो पैदा नहीं हुआ विकास। तो बात हमारी कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने एक भी मुद्दा बता दी थी आपके झूठा। पिंजौर गार्डन की सड़क, कूड़े का मैनेजमेंट मैंने बताया, सीवरेज का ओवरफ्लो, लास्ट टू लास्ट से जब बारिशें ज्यादा हुई थी, आपको भी आप वहाँ की परेशानियां बता रहे हैं। हालांकि पंचकुला में तो चुनाव नहीं है, मैं ओंकार जी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। मुद्दे ठीक है पूरे, हाँ मुद्दे में मैं एग्री कर रही हूँ कि मुद्दे हैं, परेशानियां हैं तो है ही, वो तो पूरे हरियाणा में जहां भी हैं, लेकिन आप लोग कितना मजबूती से उसे उठा पाते हैं, और आपके उम्मीदवार कितना मजबूती से जनता के बीच जाकर प्रचार करते हैं, जनता कितना उनको समझती है, क्या बात जहन में रखकर वोट करती है, और क्या परिणाम आता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ओंकार जी,
क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख रही, आपके कितने उम्मीदवार सिंबल पर मैदान में है, ये तस्वीर थोड़ी साफ कर दीजिए, और कितने उम्मीदवारों को आपकी पार्टी ने समर्थन दिया है निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, अभी एग्जैक्ट सारे स्टेशनों की तो मेरे पास पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन जहाँ पे कोई मजबूत कैंडिडेट होगा, ईमानदार मजबूत छवि का कैंडिडेट होगा, हम उसका समर्थन करें। अभी आज शाम को या कल को फिजिक्स कंडीशन आ जाएगी कि कितने कैंडिडेट हमारे सिंबल पर आए। एक स्टेशन का तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन सारे स्टेशनों का नहीं इसलिए आपने कहा। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, सुनाई नहीं दे रही मुझे, समझ नहीं आया आपने जो कहा। सिंबल पर आप लोग लड़ रहे हैं, तो अभी किसी ने नॉमिनेशन फाइल किया, कोई लिस्ट आप लोगों ने जारी की, या फिर जो निर्दलीय फाइट कर रहे हैं अगर वो उनको समर्थन आप दे देंगे, आप ये कह रहे हैं अगर वो चाहेंगे तो क्या रहा, क्या पार्टी का स्टैंड रहा? देखिए, हमारे कैंडिडेट ने सिंबल पर भी नॉमिनेशन फाइल किया है, और इसके साथ साथ जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो मजबूत कैंडिडेट हैं, साफ छवि के कैंडिडेट हैं, जो जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, हमने उनको समर्थन भी दिया है। एग्जैक्ट पैसा भी ऑफिस से नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सिंबल पर काफी कैंडिडेट है, एमसी के भी और चेयरमैन के भी, और दूसरे कैंडिडेट जो मजबूत है उनको हमने समर्थन दिया। आपने ज्योति जी एक बात कही, आज प्रदेश में मुद्दों की भरमार है, जनता भी परेशान है, उसके एक कारण है जो दोबारा बीजेपी आ गई, क्योंकि कांग्रेस कहीं न कहीं डावाडोल होगी, कांग्रेस के नेता कहीं न कहीं पत्थर माने फंस गए, और इन्होंने अपनी गलतियां करके, क्योंकि जनता इन्होंने को अहमियत नहीं दी थी इस बार विधानसभा चुनाव में। जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बनाया था, और जैसे प्रवक्ता बैठते हैं, ये छेड़ोछाड़ी करने के शौकीन है, ये मुशायरे में बैठे जाते, और वास्तव में यह मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दों की बात तो है कि आज नगर निकाय भाग बन चुका है, नगर परिषद है, नगर निगम बन चुकी है, यह भ्रष्टाचार की बर्बाद है, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, इन तीनों में जितना भ्रष्टाचार है कोई सोच भी नहीं सकता। पहले अगर 500 का था, आज 5,000 रुपया 25,000 रुपये लग रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी सप्लिट करानी है, नहीं बनानी है, एनडीसी नहीं है, सबके रेट अलग अलग फिक्स हो चुके हैं। ये बहुत अजीब बात है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जनता में हम इस बात को कैसे लेके जाते, जनता को कैसे समझाते हैं? जनता को अगर हम सही तरीके से समझाएंगे तो जनता समझती है, और कांग्रेस इस काम में क्यों लड़ चुकी है? इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को, जनता को समझाएगा, और जनता के बीच में जाकर उनका समाधान करवाने की कोशिश करेगा, और हमें पूरी उम्मीद है हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। और जो कहते हैं गाँव की पार्टी है, हमारे शहरों में भी अच्छा प्रतिनिधित्व आए। जादौन साहब, बीजेपी जो बार बार ट्रिपल इंजन का दावा कर रही है, अब चूंकि नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, कैंपेनिंग जोर शोर से होगी, क्या कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, या फिर केंद्र में जो सरकार है वो हरियाणा में है, प्लस अभी दिल्ली के चुनाव भी हुए हैं, उसका इम्पैक्ट भी रहेगा, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी? अगर विपक्ष मजबूती के साथ लड़ेगा, पूरी तैयारी के साथ, एकजुटता के साथ लड़ता है और रणनीतिक रूप से लड़ता है, तो हो सकता है कि बीजेपी का यह दावा फेल हो जाए। लेकिन अगर विपक्ष में बिखराव रहा, कमजोरी रही और गुटबाजी हावी रही, बगावत, अब जैसे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो है खासतौर से बीजेपी कांग्रेस में बगावत देखने को मिली थी, वैसा ही हम निकाय चुनाव में भी बगावत देखने को मिल रही है। कोई किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय खड़ा हो गया, कोई बीजेपी छोड़ के नाराज होके टिकट न मिलने से कांग्रेस में चला गया तो कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया। तो ऐसी आवाजाही भी चल रही है और बगावत भी चल रही है। देखते हैं कि कुछ निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से निकाय चुनाव में बहुत निर्दलीय सफलता हासिल कर लेते हैं। कारण क्या होता है कि वो लोगों के बीच में काम कर रहे होते हैं, उनमें से मैक्सिमम सरकार के साथ चले जाते हैं। जादौन साहब, हाँ, बाद में चले जाते हैं, लेकिन एक बार तो वो बाजी मार ही लेते हैं ना, वो तो राजनीतिक दलों को ठेका दिखा देते हैं। तो ऐसा ही है। अब अभी मुद्दों की तो बात बहुत हो रही है, लेकिन क्या विपक्ष ने, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं आज, उन्होंने मुद्दों के लिए संघर्ष किया? क्या कोई धरने प्रदर्शन किए उन्होंने? वो तो इंतजार कर रहे थे कि जब सरकार चुनाव लड़ाए तब हम चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन देखते हैं कि वो चुनाव कितनी ताकत के साथ लड़ते हैं। अब देखिए कि सत्तारूढ़ दल अपना दावा कर रहा है, उसके बहुत सारी कारण होते हैं। सत्तारूढ़ दल एक तो मतदाता को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि हमारी सरकार है, प्रदेश सरकार आपके क्षेत्र के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद देगी। तो एक जो है ना, सत्तारूढ़ दल कई कारणों से उपचुनाव हुए, लोकल बॉडी के चुनाव हुए, वो जीतने में कई बार सफलता हासिल कर लेता।
लेकिन विपक्ष की अपनी रणनीति भी हो सकती है। एक मजबूती के साथ अगर विपक्ष लड़ता है तो हो सकता है कि वो जो है सत्तारूढ़ दल को भी नाकाम कर दे और जो है लोकल बॉडी की सरकार अपनी बना ले। और लोकल बॉडी के लिए तो सरकार के जो संवैधानिक दायित्व है उनको पूरे करने ही पड़ेंगे। जो उनको मदद देनी है, जो फाइनेंस कमीशन के जरिए आना है, जो ग्रांट्स आनी है वो आएंगी। तो यह है कि वो ताकत आपके पास कितनी राजनीतिक ताकत है उस पर निर्भर करता है। सत्तारूढ़ दल तो अपनी सत्ता के आधार पर दावा करेगा तो उनके पास संसाधन है, उनके पास तमाम जो है आगे के विकास के लिए जो है योजनाएं हैं, फंड्स हैं, वो तमाम तरह की बातें हैं। वो मतदाता को विश्वास दिला देते हैं। लेकिन इसमें भी विपक्ष अगर मजबूती के साथ लड़े और विश्वास दिलाए कि सरकार ने क्या खामियां छोड़ी हैं और हम किस तरह से पूरा करेंगे, तो हो सकता है कि मतदाता इनकी तरफ आ जाए। कोई जरूरी नहीं कि वो जो है उसको विश्वास होना चाहिए कि उसका जो है जरूरी विकास कौन करने में सक्षम है। ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। प्रियदर्शनी जी, विपक्ष ये कह रहा है देरी से चुनाव हुए हैं, शहरी जनता ने बहुत परेशानियां झेली हैं और जो परेशानियां झेली हैं वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब होने जा रही है इस चुनाव में। देखिए, मुझे लगता है कि आधी जानकारी बहुत ही खतरनाक जानकारी होती है। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस नॉलेज। ये जो देरी हुई है इन चुनावों में, ये सबको मालूम है। इसके विभिन्न कारण है। उदाहरण के रूप से दो तीन कारण मैं आपको बता देती हूँ। एक कारण इसमें ये था कि सीटों के जब अनुसूचित जातियों को सीटें बढ़वानी थी तो उसके लिए उन्होंने कोर्ट में स्टे लिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती थी, आप बताइए? कुछ नहीं कर सकती थी। ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है इसमें। अब किसी ने कोर्ट में अगर स्टे ले लिया, जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं आएगा तो कैसे होगा? उसके बाद एक प्रक्रिया होती है वार्ड बंदी। अगर वार्ड बंदी प्रॉपरली नहीं होगी, वार्ड की नियुक्ति नहीं होगी, इस समय सारे के सारे फरीदाबाद में लीजिए, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, जितने भी, सोनीपत, यहाँ पे वार्ड चेंज कर दिए, पानीपत, यहाँ पे वार्ड एक तरह से चेंज, जो पहले पुराने वार्ड थे उनके नंबरिंग, उनका एरिया, सब कुछ पूर्ण रूप से बदल दिया गया है। तो वार्ड बंदी की प्रक्रिया में समय लगता है। ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है कि क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसी तरीके से जनता की जरूरतें भी बढ़ती हैं और इसलिए भी वार्ड बंदी इसलिए जरूरी है। तो यहाँ पे भी हम जनता के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन विपक्ष का क्योंकि काम है आरोप लगाना, और ये तो हमारे पास तो ईश्वर की कृपा से ऐसा विपक्ष है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, बिना पढ़े लिखे आए, मतलब बिना, मुझे तो लगता है कांग्रेस के आधे प्रवक्ता पढ़ के ही नहीं आते, ऐसे ही बोल देते हैं, या अगर इनको पता भी होता है तो बताते भी नहीं है, बताने की इनको जरूरत भी नहीं लगती है कि वार्ड बंदी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में समय लगता है। दूसरी बात कि इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे दिक्कत होगी? भारतीय जनता पार्टी अपने काम के नाम पे वोट मांग रही है। इस समय हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है इस समय हरियाणा में। इस समय, और मैं बताऊं, एक देखिए, एक बात ये भी है इसमें कि हरियाणा की जनता जो है वो पॉलिटिकली भी बहुत अवेयर है और उनको ये बात समझ में आती है कि भाई अगर हमें एक मजबूत अपने काम करवाने हैं तो सरकार के साथ, जो केंद्र में भी है, जो कि हरियाणा में भी है, स्टेट में भी है, तो उनके साथ समन्वय बनवाने के लिए चाहेंगे वो कि ऐसी सरकार आए अच्छा, एक बात बताओ प्रियदर्शनी जी, अगर ठीक है आप लोगों के मुताबिक ट्रिपल इंजन लगने जा रहा है हरियाणा में, हाइपोथेटिकल है, मान लीजिए नहीं लगता है, विपक्ष के मेयर चुन के आ जाते हैं, तो क्या बीजेपी काम नहीं करवाएगी? क्या आप लोग लालच दे रहे हैं कि ट्रिपल इंजन होगा तभी काम हो पाएगा? इसका मैं नहीं, मैं इसके ऊपर उदाहरण दे देती हूँ आपको, मैं आपको बताती हूँ। नू और पलवल में 2019 में हमने एक भी सीट नहीं जीती थी, ज्योति जी, लेकिन आप बजट निकाल के देख लीजिए, नू में 11,000 करोड़ का बजट दिया है हरियाणा सरकार ने। तो इस तरीके का हमारा वैचारिक मतभेद नहीं है, ना ही कांग्रेसियों की तरह, ना ही हुड्डा साहब की तरह कि एक ही जिले या एक ही उसमें केंद्रित है रोहतक में, और उसके अलावा ये कहीं और जाने की इनको जरूरत नहीं लगती थी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी रखती है, लेकिन ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हरियाणा की जनता को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, इनको लगा कि झूठ, प्रलोभन और घटिया राजनीति का दोतक देके ये जनता को बरगला लेंगे। जनता ने इनको सफाया कर दिया विधानसभा में, और यही सफाया इनका निगम के चुनाव में भी होने वाला है, ज्योति जी। और साफ बात यह है कि कांग्रेस को आकलन करने की जरूरत है कि
चेहरे पे धूल इनकी जमी हुई थी, ये आईना साफ करते रहे। कमल हांडा जी, विधानसभा में भी आप लोग जीत का दम भर रहे थे, हारे, जो कि प्रदर्शनी जी कह रही हैं, और इस बार भी आप लोगों को अपने भीतर झांकने की जरूरत है, क्योंकि जनता तो बीजेपी के साथ ही जा रही है निकाय चुनाव में। मैं आईना हूँ, दाग दिखाऊंगा चेहरे के, मैं आईना हूँ, दाग दिखाऊंगा चेहरे के, जिसको बुरा लगे सामने से हट जाए। तो बात ऐसी है कि मजबूती से हम भी लड़ रहे हैं। इनको हमारे, मैंने कहा ना, कांग्रेस को कोसने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और एक तरीके से धमकी भी है कि अगर आपने वोट किसी को भी दिया, ये जो बताते हैं कि हम जीतेंगे और उतनी ही सीटें आती हैं, इनकी तो एक प्रवक्ता यहाँ तक बोल गई कि सारे मेयर हमारे होंगे, जब आप रिजल्ट आएगा तब आप देखना। और मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योति जी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, मुझे, मैं जवाब दे रही हूँ, जरा ज्योति जी को इंटरफेयर ना करे, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ जी, कि 10 दिन का गैप क्यों निकाय चुनाव में? हमारे टाइम पे निकाय चुनाव होते थे, सुबह हुए, शाम तक खत्म हुए, रात तक रिजल्ट आ जाता था। ये 10 दिन का गैप क्यों? क्योंकि इन्होंने घपलेबाजी करनी है, पहली बात। दूसरी बात, 10 दिन तक ईवीएम की मशीनों की रखवाली कौन करेगा? यही करेंगे, क्योंकि इन्हीं की सरकार है। ये तो वैसा हिसाब हो गया कि जैसे बिल्ली की चौकीदार, जैसे चूहों की चौकीदारी में बिल्ली को रख दिया हो कि भैया तुम चूहों की चौकीदारी करो, तो वो सारे चूहे खा जाएगी। हांडा जी, पानीपत वाली बात रह जाती है ना, 9 तारीख को पानीपत में, 10 तारीख को बाई चांस रिपोल हुआ, 11 तारीख का दिन छोड़ के 12 को परिणाम। करेक्ट, मैं वही बता रही हूँ। मैं क्यों 9 को रखो, सारे 9 को रख लेते, 11 को रख लेते, साथ के साथ आप रिजल्ट निकालते अगर इतना दम था तो। दूसरी बात ये कि मैं एक छोटा सा सेंटेंस ओंकार सिंह के लिए बोलूंगी, ओंकार भाई के लिए, जिनको मेरी शायरी से बड़ी मिर्ची लगती है। भाई आप मीठा खा के आया करो, क्योंकि मैं, कमल हांडा तो बोलेगी, आप में प्रतिभा नहीं है तो वो मेरा कसूर नहीं है। दूसरी बात, मेरे 10 दिन के, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस के बंदे बिना पढ़े आ जाते हैं। भाई मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एजेंडा लेकर नहीं आती, हिरेन जोशी का या अमित मालवीय का, मैं उसकी स्टूडेंट नहीं हूं। मैं हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, जो सच्चाई पर बात करती है और तथ्यों पर बात करती है, इधर उधर की दाएं बाएं साएं बात नहीं करती है। इन्होंने कहा प्रत्याशी नहीं है हमारे पास। मुझे भाजपा की प्रवक्ता नाम बताए कहां से हमने प्रत्याशी जो है आउटसोर्स किए, नहीं तो माफी मांग कर जाए चैनल पर, इसने झूठ बोला है, क्योंकि झूठ बोलने की इनकी आदत है, इसीलिए बिगेस्ट झूठी पार्टी। मैं माफी मांगूंगी, गुड़गांव के प्रत्याशी का इनको नाम मालूम है? बिल्कुल, ज्योति जी, गुड़गांव के प्रत्याशी का नाम मालूम है इनको? गुड़गांव के कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या नाम है? क्या नाम है? इसको बोलिए, अभी बताओ, इसको बोलो, नाम बताए, अभी बताओ, अभी बताओ। कमल हांडा, मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम बताओ। झूठ बोल के गुड़गांव के यही काम करते रेडियो रवांडा, क्या नाम है? आउटसोर्स करके आई है, भारतीय जनता पार्टी में थी प्रत्याशी, इतनी भी नॉलेज नहीं है, बिना पढ़े आ जाती हो। प्रियदर्शनी जी, बदतमीज बीच में बोलती है, मैं बोलूंगी कुछ, कैसी लैंग्वेज, कैसी भाषा की मर्यादा रखिए। इसको बोलिए चुप रहे, पीछे ना बोले। ज्योति जी इस महिला से पूछिए इसको बोलिए कि चुप क्या रहे। प्रत्याशी का नाम मालूम है? अभी बदतमीजी भी उतर आएगी, तू मेरी अभी दादी माँ नहीं बदतमीजी है, उतर आएगी जब इसे क्वेश्चन तू पूछूंगी। मेरी दादी माँ नहीं है, गुड़गांव मैं जी करके बुलाऊंगी। प्रत्याशी का नाम क्या है? इससे गुड़गांव का मेरी अम्मा लगती है क्या? नहीं सकती हूँ, मेरी अम्मा लगती है क्या? मैं तेरी जैसी दादी नहीं है मेरी, मैं तेरे जैसी मैं भी नहीं हूँ, मैं तू मेरे जैसी कभी हो भी नहीं भाषा सकती। को प्रणाली 7 जन्म लेकर भी, मुझे खुद शर्म आती है, 7 जन्म लेकर, तमीज देखो इसकी, अपने तमीज सर देखो, पे नहीं गिर सकती हूँ, तमीज देखो इसकी। नहीं, इसको इलामा की पार्टी के प्रवक्ता ने बदतमीज बोला। कमल हांडा, तू बदतमीजी की प्रकाश कमल हांडा जी, आप एक तू तड़ाक मत करिए। बदतमीजी की प्रकाश नहीं, आप तो चुप कराइए। प्रियदर्शनी जी, आप इनकी बात पूरी होने दीजिए, जनता देख रही है, इनको कहने दीजिए अपनी बात। ये घर में भी अपने बड़ों से ऐसे ही बात करती होंगी, ये घर में भी ऐसे ही बात करती होंगी। कमल हांडा, मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम नहीं सुनना चाहती। तू बात करती होगी ऐसे, कैंडिडेट का नाम बताइए, देखो तमीज देखो, तमीज देखो इसकी, ऐसे ही बात करती है। मैं एक फोटो दिखा दी मैंने, मेंटली रिटार्डेड की, मेंटली रिटार्डेड एक फोटो दिखा दी ना, होश फाख्ता हो जाएंगे। एक मेंटली रिटार्डेड औरत की फोटो दिखा दी, करण आनंद की फोटो दिखा दी, होश फाख्ता हो जाएंगे तुम्हारे। ये क्या, ये कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को आप कमल हांडा? नहीं, आपने उसको क्यों नहीं, आपने मैं तो कह रही हूँ प्रियदर्शनी जी, आप रुकिए अभी, आप रुकिए अभी, इनको अपनी बात कहने दीजिए। भाजपा के लोग इनको कहने दीजिए, लेकिन ये व्यक्तिगत बातें नहीं, ऐसे नहीं देते, केवल हम मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं? इससे ना कहूँ मैं, कमल हांडा जी देखिए जी, बोलिए, क्यों ना हम मुद्दे पर ही बात कर लें? अरे मैं तो मुद्दों पर ही बात कर रही हूँ, मैं तो इसी की बातों का जवाब दे रही थी, इसको बर्दाश्त नहीं होता। आपने एक सवाल पूछा तो इन्होंने काउंटर में आपसे ही सवाल पूछ लिया गुरुग्राम के आपके उम्मीदवार को लेकर, यहाँ से बात बढ़ी, यही हुआ ना? नहीं, हमने तो बदला, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन आउटसोर्स नहीं किया। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है?
आउटसोर्स का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी किसी को पकड़ लो, दे दे चुनाव। पागल बैठी है क्या कांग्रेस? कांग्रेस क्या पागल बैठी है? आउटसोर्स करती हुई यही करते होंगे इनके कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री और एक राज्य के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर। लड़ाई हो गई उनमें गुरुग्राम के मेयर के चुनाव के लिए, प्रत्याशी के लिए। इनके यहाँ लड़ाई हुई, हमारे यहाँ नहीं हुई कोई लड़ाई। इनके प्रत्याशियों के बीच में हुई कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण पाल गुर्जर नाम क्या है और कृष्ण पाल गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर। उसमें देखिए मुद्दे से अब डिरेल हो रही है डिबेट। आप लोग अपनी पर्सनल लड़ाई मत लड़ा कीजिए डिबेट में। मैं तो आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, मैं तो दोनों से निवेदन कर रही हूँ। लोग मुद्दे पर बहस करने के लिए चर्चा करने नहीं, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन वो करेगी, बदतमीजी करती है, वो हमेशा करती है, सबके हमारे सभी प्रवक्ताओं के साथ करती है, ये हमारे सभी प्रवक्ताओं के साथ ये औरत करती है। चलिए मेरी डिबेट में तो प्रियदर्शनी जी ने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की है। चलिए मैं आगे ले जा रही हूँ। अभी आपने क्या देखा? तू करके बात कर रही थी क्या? नहीं, दोनों को ही नहीं करनी चाहिए ना, आप लोगों को इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए। इस तरह का कोई तरीका ही नहीं बातचीत करने का। ये तू तड़ाक ये अच्छी आप प्लीज नहीं, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप टीवी डिबेट में जो बैठती हैं उसका एक मैसेज जनता में जाता है। और प्रियदर्शनी जी भी जो बोलती हैं, देखिए आप अपनी पार्टी, क्योंकि आप लोगों की पर्सनल लड़ाई में अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए आप लोग आते हैं, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है जब आप लोग शब्दों की मर्यादा एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, मैं ओंकार जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। ओंकार जी, एक तो कांग्रेस प्रवक्ताओं को शिकायत रहती है कि इनेलो को घूम फिरकर कांग्रेस ही दिखती है, आप लोग बीजेपी को कभी नहीं कोसते हैं। और दूसरा आप कह रहे थे कि हमें कहा जाता है कि हम गांव की पार्टी हैं, लेकिन हम साबित करेंगे हम शहरी पार्टी भी हैं, शहरी वोट भी रखते हैं। लेकिन गांव में भी आप लोगों के अच्छे हालात नहीं है। 2018 के बाद की हम बात करें, पिछली बार एक ही विधायक थे, इस बार ठीक है 2 हो गई, लेकिन अब वे खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो आप लोग निकाय चुनाव से क्या और कैसे उम्मीद रख रहे हैं? ज्योति जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम कमजोर हो गए थे 2019 में, क्योंकि पार्टी और परिवार दोनों में विघटन हुआ था, टूट हुई थी। लेकिन अब हम मजबूत हैं, हमारा संगठन मजबूत है, हमारे में आपसी फूट नहीं है। और दूसरा, मेरी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता और बीजेपी की प्रवक्ता जैसी लड़ाई टीवी चैनल पर करती है, क्या मैसेज जाता है जनता के बीच? क्या ये डिबेट का चैनल है या लड़ाई का चैनल है? बहुत अफसोस की बात है, हमें मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए। आपने मेरे को बोला कि हम कैसे शहरी साबित करेंगे। जब हमारा रिजल्ट आएगा, हमारे को शहर में प्रतिनिधित्व मिलेगा, चाहे कम मिलेगा चाहे ज्यादा मिलेगा, जनता को पता है। वोट परसेंटेज मिलेगा तो इससे पता लगेगा कि हम शहरी पार्टी की हैं। दूसरा, मेरी कांग्रेस की बहन हमेशा ही शिकायत करती है कि मैं बीजेपी का पक्ष लेता हूँ। भाई, हम बीजेपी का पक्ष नहीं लेते, बीजेपी का पक्ष तो कांग्रेस लेती है। कांग्रेस की वजह से तीसरी बार सरकार बनी, ये हमारी वजह से नहीं बनी। हमारे को तो जनता ने मात्र ज्यादा सीट वोट प्रतिशत बराबर था ना। खुद इनके जो प्रभारी थे वो कहते थे वोट प्रतिशत बराबर था कि नहीं था? हम 18 सीटों पे ऐसे हारने वाले हैं। इन्हीं के कैंडिडेट 2-2, 3-3 खड़े हुए थे। और ये बी टीम जो कांग्रेस है, ये बीजेपी की बी टीम है। अब देखिए, दिल्ली में कांग्रेस को 0 मिली, 0 हमें तो 2 मिली, फिर भी ये खुश है कि हमने केजरीवाल को हरा दिया। कमाल हो गया। अब बताइए, इनकी वजह से अगर आम आदमी पार्टी हार गई तो बी टीम कौन है? कांग्रेस है या इनेलो है? हाँ, हमें इनसे क्या लेना, ये बी टीम बने ए टीम बने, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जब दूसरा कोई प्रवक्ता साथी बोलता है उसके बीच में इंटरफियर ना करें, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है। जितने प्रवक्ता हैं वो चीख के चिल्ला के बीच में बोलते हैं, ये गलत बात है। चाहे वो कांग्रेस के बीच में बोले चाहे हमारे बीच में बोले। आज अगर स्थानीय निकाय के चुनाव का मुद्दा, ओंकार जी ठीक है, ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन आप लोग तो तैयारियों में तो सबसे वीक ही दिख रहे हैं अभी भी। आपको देखिए, खुद आप अंदाजा लगाइए कि आपको ये भी नहीं पता है कि आप लोगों के सिंबल पर कितने उम्मीदवार हैं, वो भी तब जबकि नॉमिनेशन फाइल करने की आज अंतिम तारीख थी, पानीपत के अलावा बाकी सभी निगमों के निकाय चुनाव को लेकर। तो आप लोग तो अभी पूरी तैयारी के साथ तो आप लोग दंगल में हैं ही नहीं। आप दावा कर रहे हैं कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है ज्योति जी। हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट सिंबल के ऊपर भी हैं और आजाद को हमने समर्थन भी दिया। जब रिजल्ट आएगा सामने आ जाएगा। ये अभी से कहना कि हम कमजोर हैं तो कैसे साबित हो जाएगा? अभी से कौन, हमारे को कोई सर्टिफिकेट तो लेने की जरूरत है नहीं किसी से कि हम कमजोर हैं या मजबूत हैं। सर्टिफिकेट तो जनता देगी। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा जनता सर्टिफिकेट देगी जो हमें स्वीकार होगा। लेकिन हम पूरे संगठन के साथ, हमारे संगठन में कोई टूट फूट नहीं है इस टाइम। कोई कांग्रेस की तरह जैसे एक दूसरे की लात खींच रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
हम लोग अच्छे तरीके से, संगठित तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। कमल हांडा जी कुछ कह रहे हैं, कमल जी बोले। जी, इनका संगठन तो वहां पर लोकसभा में भी था बहुत अच्छा और विधानसभा में भी था। हमें कहते हैं कमजोर है, लेकिन भूल जाते हैं दोनों इनेलो और भाजपा के प्रवक्ता की वोट प्रतिशत सेम था, लेकिन सीट में 33% का फर्क था। सीटों में 33% का फर्क था। मेरे को एक बात, मैंने तो कहा ही नहीं अपने पास से मेरी बहन बना ले तो बना ले। आप ही कहते हैं ना हमने बीजेपी को जिताया, कितनी बार तो बोलते हैं आप लोग आकर, कैसी बात करते हैं। आपने दिल्ली में भी बीजेपी को जिताया, हरियाणा में भी बीजेपी को जिताया, हरियाणा में सरकार बनी, कांग्रेस की बदौलत बनी। आप लोग अब मेरी बात सुनिए ओंकार जी, आपको याद दिला दूं, मैं भूल जाते हैं आप लोग कि गोपाल कांडा, इनेलो, बसपा और हम जो लड़ेंगे और भाजपा को समर्थन देंगे। देखिए जब चुनाव होते हैं, गठबंधन होते हैं, इससे किसी का क्या, हमारी दो सीट आई, हमें कमल हांडा जी, गठबंधन होते हैं दलों के और ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। आप लोग भी करते हैं, आप लोग जहां नहीं करते हो बाद में आप लोग विश्लेषण करते हैं कि कर लेते तो शायद बेटर होता। विश्लेषक भी तमाम बातें कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि क्योंकि मुकाबला केवल बीजेपी और कांग्रेस का हो गया था, नेशनल पार्टीज का हो गया था, इसलिए बीइंग रीजनल पार्टी इन लोगों को वोट नहीं मिल पाए। ये इनका विश्लेषण है अपनी हार को लेकर। मैं जादू जी को एक बार फिर से चर्चा में जोड़ रही हूँ। संगठन को लेकर जो कि ओंकार जी भी अभी कह रहे हैं, कमल जी भी कह रही है, ये संगठन वाली बात आपको क्या लग रहा है? विधानसभा में कमी खली है कांग्रेस को, क्या निकाय चुनाव में कोई बड़ा फैक्टर ही रहने वाला है, संगठन का मजबूत होना या फिर कमजोर होना? जादू जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो पर्यवेक्षक हैं, अभी तो फिर अगर ये कहा जाएगा कि संगठन की कमजोरी है तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे हम भाजपा की ओर से बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि कांग्रेस के पास संगठन है का, रेगुलर संगठन है 10 साल से 12 साल से नहीं है ना। वो जब भी जो है चुनाव के लिए उन्होंने जिला प्रभारी लगा दिए, अब उससे काम चला रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया था, लेकिन वो ये मानते नहीं है कि संगठन की वजह से हम हारे। जब वो ईवीएम के कारण हारना मान रहे हैं तो संगठन की तरफ कैसे वो देखेंगे? अब ईवीएम है या नहीं है वो तो ठीक है कि उन्होंने तथ्य पेश किए कि ये तथ्य है, ईवीएम में गड़बड़ी के जो हमारे पास ये फैक्ट्स हैं, उनको चुनाव आयोग कोई अदालत स्वीकार करे और उनको किसी तरह से एक तरह की जो है वैधानिक मान्यता मिले कि हाँ भाई ईवीएम में गड़बड़ियां हुई, वो तो है नहीं। पर वो संगठन के जो कमियां रही उसको वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब ये है कि शीर्ष नेतृत्व इनका जो है कुछ कर रहा है फेरबदल। अब वीके हरि शास्त्री आ गए तो देखते हैं कि वो किस तरह से संगठन को एकजुट करते हैं। पहले गुलाम नबी आजाद भी रह गए, कभी कमलनाथ भी रह गए, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो है हरियाणा कोई कमाल दिखा पाएंगे क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता आए और गए। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि अपनी जिम्मेदारी में बड़े नेताओं को एकजुट करने एक साथ लाने में नाकाम ही रहे। अभी प्रभारी बदल दिए गए हैं, सब प्रभारी लाए गए हैं, कोई जादू दिखा पाएंगे? कांग्रेस नेताओं को एक बस में बिठाकर जींद लेके गए वो, जो एकजुटता के लिए कि सब एक साथ बैठो और एकजुटता हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हो पाई। तो अब देखिए कि उसका क्या परिणाम आता है, ये देखने की बात है। ये देखिए तो सही, संगठन की कमी को स्वीकार करने को तैयार नहीं कांग्रेस, तो आगे के लिए कैसे तैयारी करेगी? उनको ये पता नहीं कि हमारा शरीर जो है लीन एंड थिन होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है और उसको पोषण की जरूरत है। लेकिन वो जब जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे तो वो मजबूत कैसे होगा? ये है। तो कांग्रेस को ये देखना है कि मजबूती के साथ, संगठन की मजबूती के साथ कैसे लड़ते हैं। अभी तो उनके कई नेता जिनको टिकट नहीं मिला वो बगावत पर है। वो जो है राणा जी हैं हिसार से, वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। कई और हैं, तमाम जो है दोनों दलों में बगावत चल रही है और वो समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कोई इधर से उधर दल बदल भी चल रही है। अभी अंतिम सीन बना नहीं, वैसे अंतिम था आज मतदान, वो नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन था। लेकिन फिर भी ये है कि धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सामने रहा, किसने अपने को सरेंडर किया। कोई मैदान से नॉमिनेशन वापस न लेते हुए भी किसी को समर्थन का ऐलान कर सकता है, कई समझौते हो सकते हैं आगे। तो देखा है कि मतदान तक क्या स्थिति बनती है। ठीक है, कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं? अभी थोड़ा रुकिए आप। प्रियदर्शनी जी, ये ईवीएम को लेकर बार बार आप लोगों पर आरोप है। एक तो ये जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जीत का दावा करते हैं, उसमें कमल हांडा जी कह रही दाल में कुछ काला है। विधानसभा को लेकर भी दाल पूरी काली है ज्योति जी। और जो ये पूरा चुनावी शेड्यूल रहा, ये तो शुरुआत से ही विपक्ष के लिए सवालों के घेरे में रहा ही कि इतना अंतर जो आप लोग कर रहे हैं ये धांधली के लिए कर रहे हैं। हालांकि आप लोग कहते हैं चुनाव आयोग ने किया है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेस के लिए ये बात है। जब कोई पाठशाला में, अभी मैं जादून जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई एक स्कूल है, उसमें ना टीचर है
ना प्रिंसिपल हैं और ना सच में बच्चे हैं, है नहीं तो क्या वो हरियाणा में। स्कूल रहेगा? यही हाल कांग्रेस का है कि ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इस समय। कौन लीड कर रहा है इस समय कांग्रेस को? कौन लीड कर रहा है इस समय हरियाणा में? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। ये एक ऐसा राज है जो राज ही रह जाएगा। 11 साल हो गए, 11 साल से ज्यादा हो गए, संगठन नहीं तैयार कर पाए। निकाय चुनाव जो होता है वो संगठन के बेस पे चलता है, लोकल चुनाव होता है, लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है। अब इनको तो पता ही नहीं होगा लोकल मुद्दा। अब दिल्ली के आदमी को, जो दिल्ली का प्रभारी होगा, उसको क्या मालूम होगा कि गुड़गांव की कौन सी गली में कहाँ पे कौन सा सीवर खराब है? तो यही काम है इनका। ये हवाई वाले लोग हैं, ये हेलीकॉप्टर पे चलने वाले लोग हैं, सिर्फ दूर से हाथ हिलाने वाले लोग हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तब बैंकों की प्रभारी यात्रा करने वाले लोग प्रभारी हैं। तो राज्य आज से ये बाहर हमें के बताएंगे नहीं, कि चुनाव प्रभारी तो कैसे आपके भी बाहर के ही रहते हैं ना, प्रभारी तो हरियाणा के नहीं होंगे। बाहर के रहते हैं, लेकिन हमारे प्रभारी जो होते हैं, मैं बताऊं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो या इससे पहले भी जो हमारे प्रभारी रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे प्रभारियों का निवास स्थान एक तरह से रोहतक में रहता है, वो वहीं पे रहते हैं या चंडीगढ़ में रहते हैं। ये नहीं होता कि आके पाला छू के चले गए, फोटो खिंचवा के चले गए, ये नहीं होता। प्रभारियों का ये डेफिनेटली होता है कि प्रभारी दूसरे स्टेट से आते हैं, लेकिन वो प्रभारी टाइम कितना देते हैं? आज तक इनका कोई भी प्रभारी, ठीक है, संगठन क्यों नहीं बना पाया? 11 साल हो गए, इनकी खींचातानी नहीं खत्म हो रही। राहुल जी भी आ गए। राहुल जी चुनाव में जब हेक्टिक शेड्यूल से थक जाते हैं तो बैंकॉक की यात्रा करने लगते हैं। ये कोई तरीका है राजनीति करने का? पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स, राजनीति, समाज सेवा फुल टाइम काम है, कोई पार्ट टाइम काम नहीं होता। लेकिन ना ही कांग्रेस की इन प्रवक्ताओं को मालूम है ये बात, और ना ही इनके मंदबुद्धि नेताओं को ये बात मालूम है। हकीकत ये है कि इनको ये लगता है, मैंने अभी इनसे एक सवाल पूछा था, इसी पे ये भड़क गई थी ये। इनसे पूछा था मैंने कि मुझे बता दो कैंडिडेट का नाम। अब बताओ मैंने इसमें कौन सा गलत क्वेश्चन पूछा? आउटसोर्स किया हुआ ये ना कैंडिडेट का नाम ही नहीं मालूम है, उसका बैकग्राउंड ही नहीं मालूम है, और ये प्रवक्ता बोल देते हैं अपने आप को। दिक्कत ये है इनको कि इनके पास ना कैंडिडेट है, इनको आउटसोर्स करने पड़ रहे हैं, और या तो फिर इन पे घर पे बैठी हुई जो महिलाएं, मैं ये नहीं बोलती कि घर पे बैठी हुई महिलाएं खराब होती है, लेकिन एक घर पे बैठी हुई महिला जिसका राजनीतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जिसको मालूम नहीं कि सामाजिक जीवन में कैसे चला जाता है, आप उसको अचानक उठा के कैसे रख सकते हैं क्योंकि वो XYZ की पत्नी है? ये कोई तरीका नहीं है राजनीति का। इसका मतलब कि आप गलत राजनीति का दोतक को, लेकिन खैर इनको क्या सिखा रहे हैं? हाँ, इनके पास तो एग्जाम्पल ही सोनिया गांधी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति में इसलिए थी, या इतनी बड़ी राजमाता थी क्योंकि वो एक परिवार से आती है, लेगेसी से आती है, इंटाइटल्ड है ये लोग। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, सफाया है, खत्म है, टाटा बाय बाय, अब मिलना बाद में 20-25 साल बाद। हाँ जी, ज्योति जी, कमल हांडा जी कुछ कहना भी चाह रही, लीडरशिप नहीं है, संगठन नहीं है, कोई नीति कुछ है नहीं, फिर आप लोग ईवीएम को कोसेंगे या बीजेपी को कोसेंगे? इन्होंने धांधली की, गड़बड़ की। सुनिए, मैं देखिए, इन्होंने कहा चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था है, वो तो बिल्कुल गलत बात है, कठपुतली है। इन्होंने कहा राहुल जी घूमने चले जाते, पीएम तो जितनी यात्राएं उन्होंने करी है, शायद सारे प्रधानमंत्री मिला लेना पिछले सालों के स्वतंत्रता के बाद से उतनी यात्राएं किसी ने नहीं करी होंगी। अभी क्यों गए थे फ्रांस? नहीं, अभी क्यों फ्रांस? बीच में उसको नहीं बोलने दीजिए ज्योति जी। नहीं, काम के लिए गए थे, पता नहीं है, अखबार नहीं पढ़ते हो, वैसे ही तो पढ़ती है। अरे मैक्रो ने फ्रांस के बंदे ने हाथ नहीं मिलाया, उस जरूरी नहीं समझा। और अच्छा, किस लिए गए थे? अच्छा चलो, किस लिए गए थे फ्रांस? बताओ किस लिए गए थे? पार्षद रिसीव करने पहुंचा हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नॉन बायोलॉजिकल यशस्वी प्रधानमंत्री को एक पार्षद रिसीव करने पहुंचा। बड़े कमाल की बात है, डंका बज गया भाई, डंकापति का पूरे विश्व में विश्व गुरु बन गए। कुछ बातों का जवाब मैं देना चाहूंगी। चुनाव आयोग इनका एक कठपुतली है। 5000 स्कूल इन्होंने बंद किए, इसको चुप कराइए ज्योति जी। 5000 स्कूल इन्होंने बंद किए। सच में शिक्षा का कोई सिस्टम नहीं है, स्वास्थ्य का भी बड़ा बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। ये नहीं पता चलता कि सड़कों में खड्डे हैं या खड्डों में सड़कें हैं। इनके एक प्रत्याशी को चलाया भी था वहां पर हमारे गांव वालों ने, जहां ये वोट मांगने गए थे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि 80 करोड़ का चौपन, इन्होंने कहा बाबा ऐसे वो दूर से हाथ हिलाते हैं भाई, वो तो अनिल विज ने कह दिया नायब सिंह सैनी को, भैया उड़न खटोले से उतरो और काम करो। हनीमून पीरियड में रिजल्ट क्या निकला? 10-11 साल से हनीमून मना रहे हैं, विकास तो कहीं पैदा हुआ नहीं। और ये संगठन की बात करती हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इनके पास अपने चेहरे नहीं थे,
ना है चंदा धंधा छापा चंदा चोर पार्टी, इधर से पकड़ उधर से पकड़ धरपकड़ योजना चलाकर जो है वो अपने अंदर जो है लोग खड़े करती है। अरे हमारे सारे कैंडिडेट इन्होंने जो हैं, वो कहा कार्यकर्ता हैं, ज्योति जी सब पदों पे हैं। प्रियदर्शनी जी इनको अपनी बात करने दीजिए, आप बीच में पता नहीं नहीं है, बोलेंगे। नॉलेज ही नहीं है। नहीं नॉलेज नहीं चाहिए भाई तुमसे, सीधी सी बात है। ओके, ओके। ये कहते हैं कमल का फूल खिलेगा, जैसे भी हो देख लेना, अब हम करेंगे। इसका मतलब ये है कि मैंडेट जो जनता के मत होंगे वो कीचड़ में जाएंगे, जनता के मुद्दे भी कीचड़ में जाएंगे। इनका फूल खिलना चाहिए, जनता जाए भाड़ में, कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते प्रधानमंत्री जनता को। कहीं मर रहे हैं, चाहे वो कुंभ में मर रहे हैं, चाहे दिल्ली की स्टैम्पीड में मर गए इतने लोग, आंकड़े छुपाने में लगे हुए हैं कि सच्चाई ना सामने आए। कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, कोई काम इन्होंने किया हो, 1 इंच मेट्रो बनाई हो, कोई 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई हो, 1 किलोमीटर 250 किलोमीटर हमने 10 सालों में बिछाई, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं, गिनाने को कुछ नहीं है। हर वक्त कांग्रेस को कोसो और कोई काम नहीं है। कांग्रेस के पास ये नहीं है, कांग्रेस के पास वो नहीं है। भैया 141 लोगों पर जो छापे पड़े थे उसमें से 121 तुम्हारी पार्टी में है, भाजपा में कहां से आए? कितने नाम गिना दूं मैं? एक तो उसी का वो चक्की पीसिंग वाला था जो एक आपका अजीत पवार, एक दिन कहते हैं गारंटी है मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगले दिन वो घुस जाता है वहां पर, उसमें डिप्टी सीएम बन जाता है। एक नाथ शिंदे है, अशोक चौहान है, आपका वो है असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, कितने भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं। ऐसा है इनका जो मोटिव है वर्तमान की भाजपा का, सिर्फ इनको सत्ता में रहना। कहते हैं ना हम 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं, क्योंकि काम कुछ होता नहीं है, इसीलिए झूठ बोलते रहते हैं ये। और जितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी या व्यभिचारी होगा तो उनको ये भाजपा को, खास करके मोदी सरकार को बहुत प्यारा है। वो कहते हैं आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, हम छुपा लेंगे तुम्हारा भ्रष्टाचार। यही तो हो रहा है। चलिए थोड़ा सा हरियाणा पर भी आ जाइए, आपके जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि लोकल बॉडी के जो चुनाव है उसमें उम्मीदवार की छवि कैसी है, अपना होल्ड कितना है, कितने अपने पास वोट है, पर्सनल कितनी लाइकिंग है, ये भी मैटर करता है। तो आपको लगता है आपके उम्मीदवार इतने मजबूत हैं? बिल्कुल मैटर करता है। जो आपने बात कही ज्योति जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। कितने किसी ने लोगों के आगे बढ़कर काम किए हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं या कुछ काम कराने के लिए आगे बढ़े हैं, और जो मजबूत है, जो लॉयल है, सबसे बड़ी बात, हम लॉयल और सिंसियर को देखते हैं कि भाई वो होना चाहिए हमारा जो पार्षद के लिए खड़ा होगा या मेयर के लिए जो भी खड़ा होगा, शुड बी डेडिकेटेड, सिंसियर एंड लॉयल टू द पार्टी। हम ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देंगे। तो वैसे हमारी बहुत सारी टिकटें वो हो भी गई हैं डिक्लेयर, बहुत सारी फरीदाबाद की भी होगी, गुड़गांव की भी हो गई है, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। मैं गिनाने लग जाऊंगी तो समय लग जाएगा ज्योति जी, इतना समय मुझे लगता है आपके पास होगा नहीं। एम आई राइट? ठीक है, मैं अभी ओंकार जी को एक बार फिर से चर्चा में जी, छोटी सी बात, 5 सेकंड और 32 लाख बीपीएल कार्ड, मैं वो बात मेरी बीच में रह गई थी। 2022 से लेकर 2024 तक जो बीपीएल कार्ड बनाए गए कि उनको 500 में सिलेंडर मिलेगा, किसी को नहीं मिल रहा। राजस्थान में अब तो इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी कोई भी हमने वादा ही नहीं किया था, जबकि साथ में उनकी वो पिक्चर आई कि जी हम 450 में, पिक्चर है बकायदा वसुंधरा राजे के साथ, उनके हाथ में पकड़ा हुआ 450 में सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर कमल हांडा जी, इसमें थोड़ा अपडेट आप ले लीजिए। कई लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ कि सिलेंडर के लिए जो मैनिफेस्टो वाला वादा था उसके लिए सरकार काम कर रही है उस दिशा में। सुनिए, आपको मैं इसका भी जवाब देती हूँ, मुझे 5 सेकंड दीजिएगा प्लीज ज्योति जी। रजिस्ट्रेशन की जहां बात करते हैं, वो तो इन्होंने 50 लाख तथा कथित इन्होंने तो सदस्य भी बना लिए हैं, ठीक है। आयुष्मान योजना में भी कहते हैं इतने करोड़ लाभार्थी, उसमें 400 करोड़ इनका दिया नहीं जा रहा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को अभी तक, जो कि पर हेड 50 रुपए भी नहीं बैठता। तो आयुष्मान योजना भी इनकी फेल है। 7.5 लाख लोगों के नाम एक ही नंबर है, और वो है कैसे फेल है? 8888 10 12। दूसरा नंबर 1.5 लाख लोगों के नाम 9999 ऑल द 9। थर्ड नंबर है 1 लाख लोगों का, जिसमें 9। चलिए समय कम है अभी, यूं तो मुद्दे बहुत सारे हैं हांडा जी। ओंकार जी, बिल्कुल मुद्दे बहुत सारे में, वही तो कह रही हूं, हम मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। ओंकार जी, आप लोग शर्म पर है। कई जो निर्दलीय हैं मजबूत, उनको समर्थन देने का आप लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि जो भी जीत कर आते हैं वो फिर जाते सरकार के साथ ही। आप बखूबी जानते हैं, आपका लंबा अनुभव की राजनीति में, तो आपको लग रहा है कोई फायदा होगा इस तरह से उम्मीदवारों का समर्थन करने का? और ये भी हर बार हम देखते हैं कि जो भी जीत जाता है सभी दल उसके लिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, जेजेपी तो इस बार मैदान में नहीं है, जो दल होते हैं कहते हैं हमारा समर्थित उम्मीदवार ये था। तो ये हर बार की कहानी है, कुछ नया होगा इस बार? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सारे जीत के सत्ता के साथ जाना नहीं चाहते, कमिटेड पर्सन भी होते हैं, और हम जो समर्थन दे रहे हैं कमिटेड पर्सन को, साफ छवि वाले पार्षदों को दे रहे हैं, साफ छवि वाले उम्मीदवारों को दे रहे हैं। और देखिए जो आज की डिबेट है वो स्थानीय निकाय के ऊपर है। बहुत अफसोस लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के प्रवक्ताओं का ज्यादातर टाइम कभी भारत से बाहर चले जाते, कभी इंडिया, कभी स्टेट से बाहर चले जाते, स्थानीय निकाय मुद्दे पर कोई नहीं बोलता।
आज स्थानीय निकाय 33 युवा जो बेड़ियों में लाए गए हरियाणा के भी थे। 33 युवा जो 33 लोग आए हरियाणा के भी थे जो बेड़ियों में आए। बताओ ज्योति जी कहाँ ले गए डिबेट को? बात स्थानीय नहीं, निकाय क्यों की, हरियाणा का स्थानीय मुद्दा निकाय नहीं में है? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, पर पंटी आईडी परिवार पहचान पत्र से लोग परेशान है। एक सड़क को 10-10 बार बना दिया गया है। टाइल वाली तोड़ के लुक वाली बना दी है, लुक वाली तोड़ के सीमेंट वाली बना दी है, सीमेंट वाली को फिर टाइल वाली बना दी है। कमल जी रुके अभी। तो ये है चुप रहो ज्योति जी, कमल मुद्दे हांडा, चुप रहो। ज्योति जी क्या है ये? प्रियदर्शनी जी, कमल हांडा जी, क्या चल रहा है आप लोगों का? ओंकार जी को अपनी बात कहने दीजिए। आप लोग एक दूसरे की इज्जत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम मेरी डिबेट में शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। बहुत पर्सनल आप लोगों की कोई लड़ाई है तो आप लोग नंबर शेयर कर लीजिए अपने अपने। इनपुट हमारी टीम आप लोगों को नंबर दे देगी, आप लोग उसके बाद लड़ लीजिएगा अगर लड़ना है। डिबेट को खराब मत कीजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगी। दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए। ओंकार जी बोलिए आप। ज्योति जी, आज मुद्दा स्थानीय निकाय का है। स्थानीय निकाय में किस तरीके से काम हो रहा है? पहली बात तो जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कोई 2 साल लेट से हो रहा है, कोई 3 साल लेट से हो रहा है। हमारे यहाँ माला छावनी में तो 7 साल लेट से हो रहा है। 2013 में चुनाव हुए थे, 18 में टर्म खत्म हो गई थी, 2025 आ गया। ये अच्छी बात है, चलो चुनाव हो रहे हैं, जनता को अपने वार्ड के प्रतिनिधि मिलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को अंतिम छोर तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वार्ड प्रतिनिधि पहुंचा सकता है। वार्ड प्रतिनिधि ही देखेगा किस वार्ड में क्या समस्या है, और वो वार्ड प्रतिनिधि जहाँ पे जीतेगा। यहाँ पे पार्टीबाजी का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि स्थानीय चुनाव है, छोटे लेवल के चुनाव है, अंतिम लेवल के चुनाव है। यहाँ तो वो वार्ड प्रतिनिधि जीत कर आएगा जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, तो जनता में स्वच्छ छवि का होगा, जो जनता की कार्य करने का मादा रखता होगा। या पार्टीबाजी का इतना महत्व नहीं होगा। आपने बोला कि जो जीत जाएंगे सारे सत्ता के साथ चले जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो पार्टी और जो अपने व्यक्तित्व को कायम रखना चाहते हैं। आप देख लेना, इस बार इनेलो की बहुत बढ़िया सीटें भी आएंगी और हमारी छवि भी बहुत अच्छी बनेगी शहरी निकाय में, और हमारे उम्मीदवार जीत कर आए। चलिए लास्ट कमेंट के लिए रुक करते हैं। जादव साहब आपका लास्ट कमेंट। नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव एक अवसर होता है राजनीतिक दलों को कि वो लगातार अपनी तैयारी करते हैं, अपनी मेंबरशिप बढ़ाते हैं, अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाते हैं। वो जो है सत्तारूढ़ जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, चाहे वो लोकल बॉडी की हो चाहे स्टेट की हो, उनमें जो उनके कामकाज में, उनकी सर्विसेज में जो कमी रहती है उसको उठाते हैं। फिर इसके बाद एक तरह से वो उनकी परीक्षण होता है कि उन्होंने किस तरह से जो है जनता के लिए काम किया है, लोगों से कितना जुड़ाव बढ़ाया है। तो वो परीक्षण का एक अवसर होता है। सभी राजनीतिक दल चूंकि एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पक्ष विपक्ष भी होते हैं और मल्टी पार्टी भी लोकतंत्र भी होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सत्तारूढ़ दल है उसके सामने जाइए, अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़िए, जनता के सामने अपने वायदे रखिए और उनको ईमानदारी से पूरा करने का विश्वास दिलाइए। देखते हैं कि फिर क्या होता है। उससे ही लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतंत्र को हमेशा जीवित रहना है, उसको मजबूत रहना है और उसको आगे बढ़ाने का काम ये राजनीतिक दल ही करते हैं और वो जनता के साथ न्याय भी करते हैं। आर्य कमल जी, चुनाव में वो किस तरह से करते हैं। प्रियदर्शनी जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए बिल्कुल सही बात है। लोकल मुद्दे जो होते हैं जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि क्या लोकल मुद्दे हैं, और हम तो आश्वस्त हैं क्योंकि ये फाइनल कमेंट देना है। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है, और जहां तक टिकटों का वितरण जो हुआ है, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारा एक जो टिकट वितरण हुआ है वो कैंडिडेट को देख के गया है, चाहे पार्षद का हो चाहे मेयर का हो, संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उनको टिकट मिला है, ना कि कोई आउटसोर्सिंग हुई है। इससे ये साफ पता लगता है कि ना हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है ना संगठन की कमी है। आज ही गुड़गांव में आज जब नॉमिनेशन हो रहा था हमारे मेयर कैंडिडेट का, तो मैं आपको बताऊं सारे एमएलएज आए थे, हमारे एमपी साहब आए थे। इससे साफ पता लगता है कि संगठन पक्का है। इनके यहाँ नॉमिनेशन होता है तो कौन आता है, कौन आ रहा है? हुड्डा साहब तो कहीं दिख ही नहीं रहे पूरे सीन में। तो यही मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, विदाउट संगठन ये क्या चुनाव लड़ेंगे? इनके पास पोलिंग बूथ में बैठने के लिए लोग ही नहीं होंगे। कमल जी तो बोलिए। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जी, ये बात को चुप कराइए, मैं जवाब दे दूं। बोलिए। देखिए, जो निकाय के चुनाव है मैडम, जो निगम I cannot have a debate like that. Sorry, I cannot have a debate like that. I cannot have a. She is a senseless woman. I cannot have a debate like that. कमल हांडा जी, ठीक है, आप अपना अनएजुकेटेड वुमेन। मैं इस स्तर पे नहीं गिर सकती। नहीं, ये कौन सा स्तर है? नहीं ज्योति जी, कौन से स्तर पे
में गिर जाती है। मैं खुद ही कह रही हूँ कि आप लोग शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा कीजिए। शुरुआत से ही चल रही है, अभी नहीं हुआ ये। आप लोग पहले भी 2 बार कर चुके हैं इसी डिबेट में। ये गलत तरीका है और तभी मुझे आप दोनों की और राउंड करवानी पड़ी थी। मैं फाइनल कमेंट कर रही हूँ। कमल जी आप बोलिए। आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। नहीं कमल जी आप पर्सनल कमेंट मत किया कीजिए। मैंने क्या कहा अभी? आप शुरुआत में ही कह देती कि इनको चुप करा लीजिए, तो चुप है ना, अपनी बात कह के शांत हो चुकी है ये। आप मत कीजिए इस तरह कमेंट। जब पीछे बोली तभी मैंने रोका ना। मैं ये कह रही थी निकाय चुनाव जो हैं वो ऐसे चुनाव है जहां पर जनता का रोज रोज वास्ता पड़ता है अपने छोटे मोटे कामों के लिए, चाहे वो लाइसेंस बनवाना हो, राशन कार्ड ठीक करवाना हो। वैसे तो पीपीपी इन्होंने बहुत सत्यानाश मारा, प्रॉपर्टी परेशानी पत्र जो इन्होंने बना दिया, प्रॉपर्टी आईडी में कितनी प्रॉब्लम्स है, 5वीं क्लास का पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख कमाते हुए दिखा रहा है। वास्ता मैंने कहा निगमों के साथ रोज पड़ता है। 500 का काम, ये हमारे बड़े जानकार लोग बताते हैं कि 500 का काम 5000 और 10,000 से कम में नहीं हो रहा। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं एक बात इसको बताना चाहती हूँ, मैं जो कहती हूँ हुड्डा जी कहीं दिख नहीं रहे, भाई तुम्हें हुड्डा जी से लेना क्या है? पहली बात तो ये क्या है, मतलब तू कौन मैं खाम खा, जिन्होंने पंजाबी च कहावत कहते हैं, तू कौन मैं खाम खा। अपने तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही लोग हैं ना सरकार चलाने को, अमित शाह और मोदी। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, ठीक है। जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उसमें हमारा हरियाणा भी आता है। मैंने बताया कि छवि, ओंकार जी ने कहा कि हमारी छवि बनेगी, इसका मतलब आप इन्होंने स्वीकारा ओंकार भाई ने कि इनकी छवि नहीं बनी है अभी, कि आप भाजपा के साथी हैं, थे और रहेंगे। चलिए शुक्रिया सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की, नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है पानीपत के अलावा, और तमाम दल कहां खड़े हैं, किस तरह की तैयारी है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।